प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और उन कारकों में हमने आपको दो तरह के कारक बताए थे। पहला कारक था आंतरिक कारक और दूसरा कारक था बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कारक की बात करें तो आंतरिक कारक में हमने आपको बताया था पत्ती की संरचना के बारे में, पर्णहरिम के बारे में, कोशिका में संचित भोजन के बारे में और जीव द्रव्य कारक के बारे में। और एक चीज़ हमने यहाँ बताई थी कि जीव द्रव्य कारक जो है वो अज्ञात कारक है। कैसा कारक है? अज्ञात कारक। तो पूछ दिया जाता कभी कभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाला अज्ञात कारक कौन सा है, तो जीव द्रव्य कारक है। और बाह्य कारक में हमने आपको बताया था प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और जल। ठीक है, अब बात करते जंतुओं को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो जंतुओं पर प्रकाश के प्रभाव की अगर बात की जाए तो उपापचयी पर प्रभाव, प्रजनन पर प्रभाव, रंग और वर्णाक्तता पर प्रभाव और गमन पर प्रभाव, मूवमेंट्स करने पर प्रभाव पड़ता है। अब सक्रियता की काल अवधि के आधार पर नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी पिछले वीडियो में, वो थी सक्रियता की काल अवधि के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो चार प्रकार थे। पहला था दिनचर, दूसरा था रात्रिचर, तीसरा था ध्रुवीय और चौथा था संध्याचर। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो दिनचर में हमने उदाहरण दिया था आपको मनुष्य का, रात्रिचर में उदाहरण दिया था चमगादड़ एवं उल्लू, ध्रुवीय में बात की थी चिड़ियों की सूर्य के उगते समय, और संध्याचर में बात की थी उदाहरण में मच्छर की। ठीक है, और प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों की अगर बात की जाए तो पौधे भी प्रकाश की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार की बात हुई थी छोटे दिन वाले पौधे, छोटे दिन वाले पौधे, या इन्हीं को कहा जाता है अल्प प्रकाशीय पौधे। अल्प प्रकाशीय पौधे। ठीक है, इनकी अगर उदाहरण की बात की जाए तो हमने कहा था इनमें उदाहरण मुख्य हैं। तो उदाहरण की अगर इसकी बात की जाए तो सोयाबीन, तंबाकू, धान आदि मुख्य हैं। ठीक है, दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरी बात की थी लंबे दिन वाले पौधे, लंबे दिन वाले पौधे या दीर्घ प्रकाशीय पौधे, दीर्घ प्रकाशीय पौधे। और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया था पालक का। ठीक है, तीसरे प्रकार के पौधे थे दिन उदासीन पौधे, दिन उदासीन पौधे या प्रकाश उदासीन पौधे। ठीक है, इनके अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें हमने आपको उदाहरण दिया था मक्का, टमाटर, मिर्च, ठीक है, कपास, सूरजमुखी आदि। ठीक है,
आज की क्लास की बात करते हैं तो आज हम आपको बाष्पोत्सर्जन के बारे में अध्ययन करवाएंगे थोड़ा सा। तो बात करते हैं बाष्पोत्सर्जन की। ट्रांसपायरेशन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पौधों के वायवीय भाग आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे के वायवीय भाग, वायवीय मतलब वायु में रहने वाले भाग, आवश्यकता से अधिक जल को किसके रूप में? वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पहला। दूसरा, अब ये प्रश्न उठता है कि ये प्रक्रिया जो है किसके द्वारा संपन्न होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ। तो यह प्रक्रिया जो है, पत्तियों में एक संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है रंध्र, यानी कि छोटे छोटे छिद्र। तो रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है ये प्रक्रिया। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों, स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश का जो है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, यानी कि प्रकाश जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है तथा स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वाष्पोत्सर्जन तथा रंध्रों के खुलने तथा बंद होने को प्रभावित करते हैं, बंद होने को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगली बात यहाँ ये आती है कि इस प्रक्रिया में, बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा आयन जो है वो पार्टिसिपेट करता है या इसका सहभागी होता है। तो इस प्रक्रिया में या इस क्रिया में पोटेशियम आयन सहभागी होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पोटेशियम आयन जो है वो सहभागी होता है। अच्छा, बात की जाए कि रंध्रों के द्वारा कितने प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, तो रंध्रों के द्वारा ठीक है, रंध्रों के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का उनका 90%, ध्यान रखें, कुल का 90% वाष्पोत्सर्जन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रंध्रों के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, तो 90%। अगली बात, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए
किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। अब बात करते हैं इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अगर वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, और अगर आर्द्रता घटती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। यानी कि कहने का मतलब, वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। जबकि वायु की आर्द्रता घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि अगर हम इनके संबंध की बात करें तो आर्द्रता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाष्पोत्सर्जन। ठीक, यानी कि अगर आर्द्रता बढ़ाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन घटेगा, और आर्द्रता घटाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी कि आर्द्रता और वाष्पोत्सर्जन के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। पूछ दिया जाए कि पारिस्थितिकी में आर्द्रता और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बीच में कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा कारक है प्रभावित करने वाला, वायु की गति। वायु की गति कैसे प्रभावित करती है? वायु की गति, वायु की गति जितनी अधिक होगी वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन अगर अधिक तेज हवा चलने लगे, जैसे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए बड़ी तेज, तो हवा, जब तेज हवा चलेगी तो पर्णरंध्र जो है, जो स्टोमाटा हैं, वो बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायु की गति जितनी अधिक होगी वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही अधिक होगी। किंतु अधिक तेज हवा चलने पर पर्णरंध्र बंद होने लगते हैं
और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने लगती है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने लगती है। अगला, अगर कारक की बात करें तो अगला कारक है आपका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर क्या होता है? अगर तापमान बढ़ा दें तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है? बढ़ने लगेगी। कहने का मतलब तापमान बढ़ाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने लगती है, जबकि तापमान कम होने पर दर घटने लगती है। अगर हम इनके संबंध की बात करें तो तापमान बढ़ा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ी और तापमान घटा तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि तापमान जो है सीधे समानुपाती होता है वाष्पोत्सर्जन के। प्रश्न बना कि पारिस्थितिकी में तापमान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बीच में कैसा संबंध है? तो इनके बीच में अनुक्रमानुपाती संबंध है। अनुक्रमानुपाती या सीधा समानुपाती संबंध है। सीधा समानुपाती संबंध है। ठीक, अगला कारक आता है वायु दाब। अगला कारक आता है वायु दाब। ठीक है, वायु दाब। तो वायु का दाब कम होने पर, अगर वायु का दाब कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और अगर दाब अधिक है तो दर कम हो जाती है। कहने का मतलब वायु का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ एयर, वायु का दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि वायु दाब अधिक होने पर दर कम हो जाती है। दर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं पौधों की गति की। पौधों की गति, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से आता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के साथ पौधे की गति की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पौधे या उनके अंग जैसे टहनी है, पत्ती हैं, फूल हैं, गति करते हैं। ठीक है, और प्रकाश के द्वारा प्रभावित गति को
प्रकाशानुवर्तन गति कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन गति, ठीक है, यानी कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है, प्रकाशानुवर्तन गति, ठीक है। प्रश्न आता है कि प्रकाश के द्वारा पौधे में होने वाली गति या प्रकाश के प्रभाव के द्वारा पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से ये आता है बहुत अच्छा कि प्रकाशानुवर्तन गति के लिए, यानी कि पौधों में होने वाली प्रकाशानुवर्तन गति के लिए कौन कारक उत्तरदायी है? तो इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन जो है वो उत्तरदायी होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी है। प्रकाशानुवर्तन, पौधों में प्रकाशानुवर्तन गति के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑक्सिन हार्मोन, या ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा पौधों में कौन सी गति होती है? तो प्रकाशानुवर्तन गति होती है। प्रकाश के प्रभाव के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। यह थ्योरेटिकल प्रश्न आ जाता है कि एक गमले में लगा हुआ पौधा धीरे धीरे सूर्य की तरफ मुड़ने लगता है, उसमें किस प्रकार की गति है? तो प्रकाशानुवर्तन गति है। या वो पौधा किस हार्मोन की क्रिया के कारण झुक रहा है? तो ऑक्सिन हार्मोन की क्रिया के कारण झुक रहा है। अगली प्रकाश की क्रिया की बात करें तो प्रभाव पड़ता है बीज के अंकुरण पर। बीज अंकुरण, जर्मिनेशन, बीज का अंकुरण, ठीक है। तो जितने भी प्रकाश संवेदनशील बीज होते हैं उनके लिए, उनके अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। जितने भी प्रकाश संवेदनशील बीज हैं, कैसे बीज हैं? प्रकाश संवेदनशील बीज हैं, उनके लिए प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए रहती है। अब एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा आता है कि बीजों के अंकुरण के लिए किस प्रकार के या किस रंग के प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश में बीज का अंकुरण अधिक होगा? तो लाल प्रकाश का प्रभाव अधिक कार्य करता है, ठीक है। बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए लाल रंग का प्रकाश, रेड कलर का प्रकाश जो है प्रभावशाली कार्य करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है किस रंग के प्रभाव, किस रंग के प्रकाश में बीज का अंकुरण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। अच्छा, प्रकाश से संबंधित कुछ और यहाँ पे पौधों से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जैसे प्रकाश के द्वारा पौधों में विटामिन ए और कैरोटीन्स का निर्माण होता है, ठीक है। विटामिन ए और कैरोटीन्स का निर्माण होता है। प्रश्न आता है किसकी सहायता से पौधों में विटामिन ए का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से। या कैरोटीन्स का निर्माण किसकी सहायता से होता है? तो प्रकाश की सहायता से होता है, ठीक है। अगर प्रकाश अनुपस्थित हो तो बीज का अंकुरण जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाता है और बीज जो है वो पीला पड़ जाता है। यानी कि अगर प्रकाश की अनुपस्थिति हो, प्रकाश की अनुपस्थिति हो तो क्या होगा? तो अनुपस्थिति होने पर बीजांकुरण लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये जो समय है वो बहुत लंबा हो जाएगा और जो बीज है वो पीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, ठीक है। बात करते हैं
टेम्परेचर की। ठीक है, अभी तक प्रकाश की बात हो रही थी, अब बात करते हैं तापमान की, टेम्परेचर। ठीक है, तो तापमान तो एक सबसे पहले बात करते हैं कि ये कारक कैसा है। तो तापमान जो है एक अजैविक कारक है। कैसा कारक है? अजैविक कारक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तापमान कैसा कारक है? तो तापमान जो है अजैविक कारक है और पौधों तथा प्राणियों में जैविक क्रियाओं वृद्धि, जैविक क्रियाओं वृद्धि एवं वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो समझने वाली बात है। टेम्परेचर कैसा कारक है? अजैविक कारक है। ठीक है, अजैविक कारक है, लेकिन प्रभावित किसको करता है? प्राणियों और पौधों की जैविक क्रियाओं को, वृद्धि को और वितरण को। ठीक है, कारक अजैविक है लेकिन जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। बात करते हैं वायुमंडल की। तो हमारा जो वायुमंडल है वो भौमिक विकिरण के द्वारा गर्म होता है, न कि सूर्य की किरणों के द्वारा। ठीक है, और इसीलिए जो वायुमंडलीय ताप है वो भूमि से ऊपर की ओर गर्म होता है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोनों। बात करते हैं वायुमंडलीय ताप की। तो ये जो है कहाँ से प्राप्त होता है? भौमिक विकिरण के द्वारा। भौमिक माने भूमि, भौमिक विकिरण के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से आता है कि जो वायुमंडलीय ताप है उसकी दिशा क्या होती है। तो वायुमंडलीय ताप की जो दिशा है, वायुमंडलीय ताप की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो हमेशा जो है भूमि से ऊपर की ओर गर्म होता है। भूमि से ऊपर की ओर गर्म होता है। ठीक है, अब ये होता किस तरह से है, कौन सी क्रिया इसमें संपन्न होती है। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल का ऊष्मीयकरण, ठीक, एवं ऊष्मीयकरण एवं प्रशीतन किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। प्रश्न आता है कि वायुमंडल का ऊष्मीयकरण एवं प्रशीतन किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो विकिरण संचालन और संवहन के द्वारा होता है। आंसर क्या होगा? विकिरण संचालन एवं संवहन के द्वारा। ठीक, विकिरण संचालन एवं संवहन के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और ताप के नियंत्रण की दृष्टि से, कंट्रोलिंग की, ध्यान देना, यहाँ हम दो तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, एक आपको सहनशीलता के आधार पर और एक तापमान के नियंत्रण के आधार पर। तो ताप नियंत्रण की दृष्टि से ताप नियंत्रण की दृष्टि से जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग? पहला है असमतापी।
असमतापी, या इन्हीं को कहा जाता है एक्टोथर्मिक। असमतापी या एक्टोथर्मिक जंतु क्या है? तो इनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता है। इन जंतुओं का जो तापमान है वो जैसे जैसे आपके वायुमंडल या वातावरण का जो तापमान है वो कम ज़्यादा होगा, उसी आधार पर इनका भी तापमान कम ज़्यादा होता है। यानी कि ये कम ताप परिवर्तन को, लेकिन इनमें एक शर्त है कि ये कम ताप परिवर्तन को सहन कर पाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे तापमान वातावरण का घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बढ़ेगा। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले इसमें आती हैं आपकी मछलियाँ। ठीक है, मछलियाँ और उभयचर तथा सरीसृप। उभयचर तथा सरीसृप, उभयचर मेढक वगैरह, सरीसृप रेंगने वाले। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो समतापी या समतापियों को कहा जाता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जंतु। ठीक है, एंडोथर्मिक जंतुओं में क्या है, इनके शरीर का जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है। समतापी, समान ताप वाले, इनका तापमान स्थिर बना रहता है। ठीक है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, पक्षी एवं स्तनधारी। ठीक है भाई, ऐसे असमतापी जो समान ना रहते हों, घटते बढ़ते रहते हों, जैसे मछलियां हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं। समतापी, जिनका तापमान समान रहता हो, जैसे पक्षी हैं और स्तनधारी हैं। तो ये तो ताप नियंत्रण की दृष्टि से है। बात करते हैं ताप की सहनशीलता के आधार पर। ठीक है, ताप की सहनशीलता की दृष्टि से भी जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। ताप की सहनशीलता के आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कैसे दो वर्ग हैं? नंबर एक, यूरीथर्मल और दूसरे हैं स्टेनोथर्मल। ठीक है, ये कैसे हैं यूरीथर्मल? ये जो है टेम्परेचर का अधिक उतार चढ़ाव सहन कर लेते हैं, यानी कि इनकी जो ताप की सहनशीलता की सीमा है वो अधिक होती है। ठीक है, यानी कि ये जीव ताप के उतार चढ़ाव को अधिक सहन कर सकते हैं। ठीक है, अधिक सहन कर सकते हैं। तो
उदाहरण में आते हैं मनुष्य है, एग्जाम्पल बहुत, उदाहरण बहुत ध्यान रखें। यूरीथर्मल, मनुष्य, टोड, व्हेल मछली और छिपकली। दूसरा अगर वर्ग देखें तो स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल। अगर इनकी सहन शक्ति अधिक है तो इनकी सहन शक्ति या टेम्परेचर का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत कम होता है, यानी कि ताप सहनशीलता की जो सीमा है वो बहुत कम है। जैसे यानी कि हम कहें ये जीव ताप के उतार चढ़ाव को कम सहन कर सकते हैं। ठीक, जब कम सहन कर सकते हैं तो इनको कहा जाता है स्टेनोथर्मल। इनके उदाहरण की अगर बात करें तो स्टेनोथर्मल का जो उदाहरण होता है वो है मछलियां और दीमक। मछलियां और दीमक। तापक्रम का जंतुओं पर प्रभाव और क्या क्या पड़ते हैं? तो वृद्धि एवं परिवर्धन पर प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव जो है वृद्धि एवं परिवर्धन पर पड़ता है प्रभाव। ठीक है, तापक्रम का पहला प्रभाव जो है अन्य वो है वृद्धि और परिवर्धन पर। दूसरा प्रभाव जो है तापांतर का या तापक्रम का पड़ता है उपापचयी क्रियाओं पर। उपापचयी क्रियाओं पर यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो ताप की वजह से डिसबैलेंस हो सकती है। तीसरा है प्रजनन पर प्रभाव। टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो प्रजनन पर भी पड़ता है। चौथा प्रभाव जो है वो ताप द्वारा प्रेरित रचनात्मक प्रभावों पर पड़ता है। ताप द्वारा प्रेरित रचनात्मक कार्यों पर या प्रभावों पर पड़ता है। ठीक है, अब ताप का अगर हम पौधों पर प्रभाव देखें तो क्या बात होगी? ताप का पौधों पर प्रभाव। ठीक है, अभी तक तो जंतुओं की बात थी, अब पौधों की बात करें। ठीक है, तो तापमान जो है वो पौधों की भौतिक, रासायनिक और उपापचय तीनों क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। सबसे पहले तो बात यही इंपॉर्टेंट है कि ताप पौधों की भौतिक, रासायनिक एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरी बात, उपापचयी क्रियाएं जो हैं ये एंजाइम के द्वारा संपन्न होती हैं, या हम ये कहें उपापचयी क्रियाओं में जो है एंजाइम की सर्वाधिक भूमिका होती है। और ये जो एंजाइम है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर बहुत अधिक क्रियाशील होता है। अगली बात अगर हम करें तो उपापचयी क्रियाएं एंजाइमों की सहायता से संपन्न होती हैं। एंजाइमों की सहायता से संपन्न होती हैं
और ये एंजाइम एक निश्चित तापमान पर अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। अब जब अधिक क्रियाशील होते तो एक पूछा जाता कि ये जो निश्चित तापमान है एंजाइम की क्रियाशीलता का वो है कितना, तो ये टेम्परेचर जो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर एंजाइम जो है सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। और तापमान के आधार पर भारत की जो वनस्पति है उसको 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है। तापमान के आधार पर भारत की वनस्पति को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? पहला है शीतोष्ण वन। ठीक है, शीतोष्ण। दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है। तीसरे हैं उप उष्णकटिबंधीय। और चौथे हैं आपके एल्पाइन। ठीक। बात करते हैं, एक वैज्ञानिक हैं रॉन कियर। कौन है? रॉन कियर। ठीक है। इन्होंने वनस्पति को तापमान के आधार पर निम्न वर्ग में बांटा है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो पहला है महातापी पौधे। महातापी पौधे क्या होते हैं? महातापी पौधे, तो जो महातापी पौधे हैं इनके विकास के लिए 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। इनके विकास के लिए 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा? तो ऐसे कौन से वन हैं या वनस्पतियां हैं जो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उगती हैं या सही रहती हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हैं मध्यतापी पौधे। मध्यतापी पौधे। ठीक है। मध्यतापी पौधे क्या हैं? ऐसे पादप समूह जिन्हें उच्च और निम्न ताप का एकांतर क्रम चाहिए होता है। ठीक है। ऐसा पादप समूह, ठीक है, यानी कि ऐसे पौधों का समूह जिन्हें उच्च और निम्न, ठीक है, मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा, तापमान एकांतर
क्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण याद रखेंगे, ऐसे कौन से पौधे हैं जो कभी उच्च कभी नीच, तो पर्णपाती वन, पर्णपाती वन ऐसे वन समूह हैं जिन्हें जो है उच्च और निम्न तापांतर का एकांतर क्रम चाहिए होता है। अगला जो प्रकार है रोनकियर के अनुसार वो है न्यून तापी पौधे। न्यून तापी पौधे ये कैसे पौधे होंगे? जिनके लिए 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। ऐसे पौधे जिनके विकास के लिए 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण अगर बात करें न्यून तापी पौधों का, ये उदाहरण की बात करें तो इसमें आपके आते हैं शंकुधारी वन। कैसे बनाते हैं? शंकुधारी वन। ठीक है, न्यून तापमान की पौधे कौन से हैं? शंकुधारी वन। और चौथा प्रकार आता है अति न्यून तापी पौधे। अति माने बहुत अधिक, कम। अति न्यून तापी पौधे हैं, इनके विकास के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है। और ऐसे कौन से पौधे हैं जो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जो पर्वतीय वन हैं, उदाहरण है इनका, पर्वतीय वन जो हैं वो आपके अति न्यूनतापी पौधे होते हैं। यानी कि पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले पौधे अति न्यूनतापी पौधे होते हैं।